नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपकी साथ सुकन्या से। अचानक से लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की सत्ता खोने के बाद नरेंद्र मोदी के इशारों पर लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से कोर्ट कचहरी के पचड़े में फंसाने की कवायद है, या वाकई पूरा मामला जो है वो जेन्युइन है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। साथ ही आलोक पांडे, विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आगे चलकर अमिताभ भूषण भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजीव सिंह भी जुड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं उनको स्क्रीन पर लेने वाली हूँ। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं ऋषि जी से। ऋषि जी, आपको क्या लग रहा है कि पूरे मामले पर आपको सियासत की बू आ रही है, या पूरा मामला जो है वाकई में आपको जेन्युइन लग रहा है? देखिए सुकन्या जी, जिस प्रकार से बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि खासकर बिहार पटना की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति है, उसमें जो है लीडरशिप शिफ्टिंग की बात चल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि होली के बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव को कमान सौंपते। ये एक स्पेकुलेशन है, इसमें अब कितना दम है ये मैं नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है टाइमिंग को लेकर सवाल है कि जिस प्रकार से एक आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन बना, स्वरूप लिया, तेजस्वी यादव उसमें डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार सीएम है, एक बड़ा सामाजिक जो ब्लॉक्स है उनका एड ऑन है, और जिसको चैलेंज करना बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि यदि ऑन पेपर देखें और ग्राउंड पे वो कितना उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, ये अलग बात है। उसको देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए कि क्या क्या सिर्फ आरोप सिर्फ लालू यादव पे है या अन्य नेताओं पे भी है। आप ये देखिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का यदि आप स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग देखिए, तो मुझे लगता है कि 6 7 8 सालों में यदि आप देखेंगे, 2014 के बाद का ट्रेंड आप यदि आप देखेंगे, तो कोई भी ऐसे जो सत्तासीन दल के कोई नेता हो जिनको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने जांच किया हो या उनसे पूछताछ किया हो, शायद ही आपको कोई एक दो नाम मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल है। और क्या सिर्फ जो भ्रष्टाचार है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को विपक्ष के नेताओं में ही दिखता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल राय यह है कि यदि भ्रष्टाचार का मामला लालू यादव के विरुद्ध है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है, और राजनीतिक उद्देश्य से किसी के करेक्टर को या किसी के पॉलिटिकल इमेज को फ्रेम किया जा रहा है, वो भी सही नहीं है। इसको भी हम लोगों को देखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जो है आलोक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपकी पूरे मामले पर क्या कुछ राय है? भाई, मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस देश में जैसे आलू है वैसे राजनीति है। आलू हर सब्जी के बगैर पूरी नहीं हो सकती, तो आलू तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और कहते हैं जब तक आलू तब तक बिहार में लालू, एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सीबीआई उनके ऊपर कोई कार्यवाही कर रही है तो ठीक है, लीगली वो सही है, कहाँ गलत। लेकिन बस बार बार ये होता है कि नेताओं के ऊपर जब भी कार्रवाई होती, कभी भी हो, मतलब टाइमिंग को लेके हम लोग हमेशा प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि टाइमिंग क्या होती है। टाइमिंग जब भी कार्रवाई होगी तब भी कहा जाए, क्योंकि कभी राज्य स्तरीय चुनाव है, कभी लोकसभा के चुनाव है, कभी पंचायतों के चुनाव है, कभी ये है, वो चीजें लगी रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस समय सीबीआई की कार्रवाई, इसको इस तरह से हम टाइमिंग जोड़ेंगे कि मुझे अभी कल ही आपके बिहार तक में था कि होली तक नीतीश कुमार हो सकता है मुख्यमंत्री पद त्याग दें और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मैं तो ये बात पहले ही बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, कल आपके बिहार तक में उसे पूरा एक उस पर शो किया है। तो बीजेपी इस तरह से संकेत दे रही है कि अगर ये मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ेंगे तेजस्वी जी, तो हम इनके परिवार को फिर लीगली भी एक्शन और पास कर देंगे। देखिए, ये बात तो होता है कि नीतीश को लालू यादव जी जेल गए हैं, घोटाला तो किया है ना, जेल यूं ही तो नहीं भेज दिया गया है, अपराध तो किया है ना, तभी तो जेल में गए ना। और आगे भी कई मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में मुकदमों का उपयोग, राजनीति में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नेता उपयोग या दुरुपयोग ना करे। उपयोग तो किया ही जाएगा। हाँ, अपराध उन्होंने किया है,
अब क्या होता है कि मान लीजिए सरकार को लगता है कि इस समय जांच तेज कर दें तो सरकार जांच तेज कर देती है, इस समय जांच धीमी कर दें तो सरकार जांच धीमी कर सकती है। हवा में तो कोई मुकदमा बना नहीं है, लेकिन ये तय है कि अगर तेजस्वी यादव को की ताजपोशी की जैसे बात चलेगी तो लीगल हंटर उनके ऊपर चलेगा जरूर, उनके परिवार के ऊपर। केंद्र सरकार ये बताने की कोशिश करेगी कि जिस व्यक्ति की ताजपोशी होने जा रही है उसका परिवार और व्यक्ति कितना भयंकर आर्थिक करप्ट है। तो ये होगा, ये राजनीति में कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी सरकारें करती रही हैं, इसके बाद भी सरकारें करेंगी, क्योंकि आपने वो गलत काम किया है, आपने आर्थिक अपराध किया है, तो आर्थिक अपराध का उपयोग और दुरुपयोग सरकारें करती है, इसमें कोई नई बात नहीं। चलिए, राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या इसमें लग रहा है कि पूरा मामला जो है पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस है, या सीबीआई जो है एक स्वतंत्र इकाई है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है? देखिए, कहने के लिए तो सीबीआई स्वतंत्र इकाई है, लेकिन कोई भी सरकार जो होती है, चाहे कांग्रेस, पहले कांग्रेस भी काफी दुरुपयोग करती थी, लेकिन मुझे जैसा ऋषि जी कह रहे थे उस बात से मैं सहमत हूँ कि अभी जो टाइमिंग है, टाइमिंग से कुछ शक होता है। और देखिए, ये जो मामला अभी हुआ है उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनकी लालू यादव की 2 बेटी चंदा और रागिनी यादव इसमें आरोपी, इसमें मतलब नामित किए गए हैं। तो लेकिन ये जो मामला है 2018 में शुरू हुआ था और मई 2021 में ये मामला बंद कर दिया गया था। तो अचानक से इस मामले को पूरा फिर से खोलना जो है, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि कुछ टाइमिंग में लोगों को शक सुबह करता है। और देखिए, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कई बार कहा कि कुटनी और गोपालगंज के बाद जो है भाजपा काफी उत्साह में है, और अगला जो विधानसभा चुनाव है वो भाजपा वर्सेस आरजेडी होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार से लोग जो है, जनता काफी थक गई है, बोर हो गई है, और जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं, शराबबंदी से लोगों से नाराजगी है, अपराध बढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि आरजेडी जो भाजपा भी, ये भाजपा का पुराना सपना रहा है कि 15 साल तो सुशील कुमार पिछड़ों बन के रहे नीतीश कुमार के, तो भाजपा का पुराना सपना रहा है कि उनका अपना सीएम हो। तो जो मेन जो लड़ाई है अगले विधानसभा में, वो आरजेडी वर्सेस भाजपा होने वाली है। तो कहीं न कहीं ये जो पुराना, और तेजस्वी यादव जो है अभी युवा है, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि उनको अभी उलझा के रखा जाए, ताकि वो जनता के बीच में जाने के जाए या पूरा फोकस करने की जगह ये केस मुकदमे में उलझे रहे। तो कहीं न कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल है, और ये शक पैदा करता है, तो इसमें राजनीति हो सकती है। सुकन्या। बिल्कुल, अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कल हमने तेजस्वी का भी बयान सुना। तेजस्वी तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि भाई जो भी उनको जांच पड़ताल करना है कर ले, सीबीआई चाहे तो मेरे घर में अपना दफ्तर बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन तो परिवार में बड़ी होगी। क्या लग रहा है आपको? म्यूट है अमिताभ जी आप। जी, निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी परिवार और लालू परिवार इस सब को लेकर एक तनाव की स्थिति तो होगी। लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण को दूसरे हिसाब से सुकन्या जी देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, आप याद करिए वो वक्त 2017 का सीबीआई का मामला खुला था और तब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी जी। संयोग देखिए कि दोबारा फिर से सीबीआई का मामला खुल रहा है, वो भी ऐसे वक्त में खुल रहा है जब नीतीश कुमार के ऊपर ये दबाव है कि वो सत्ता का हस्तांतरण करें। तो बहुत हद तक ये संभव है कि चाचा के जो सूत्र बीजेपी में हो, शायद वो सक्रिय हो गए होंगे और चाचा के निर्देश पर ही ये सब कुछ एक बार फिर से शुरू हुआ होगा। इस संकेत से ये भी जुड़ा हुआ है कि हो सकता है चाचा पलटी मारने की फिर से तैयारी कर रहे होंगे। एक मैं उस संभावना को भी इस पूरे प्रकरण में देख रहा हूँ कि फिर से सीबीआई का प्रकरण आ रहा है और दोबारा कोई ऐसी स्थिति होगी तो चाचा के लिए थोड़ा सहज होगा ये कहना कि आरोपी के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हुआ है जब चाचा दबाव में है, सत्ता हस्तांतरण की बात हर तरफ से हो रही है, उस वक्त में सीबीआई की एंट्री हुई है। तो क्या इसमें चाचा की भूमिका है? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि सीबीआई ने, जिसका जिक्र अभी राजीव जी ने किया है कि 2021 में इस मामले की प्राथमिक जांच को बंद कर दिया था। यह मामला डीएलएफ रिश्वत से जुड़ा हुआ मामला है, और दोबारा जब ये जांच शुरू हुई है तो उसके पीछे एक तर्क ये है कि जब उसकी जांच हुई थी उस दौरान कुछ चीजें ऐसी मिली थी कि जिसके आधार पर प्राथमिक जांच बंद की गई थी, फिर से पहले खोली गई है सूचना के आधार पर, या जो अब तक का इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पर। अगर मान लीजिए इस मामले में कुछ और डेवलपमेंट होता भी है तो आरजेडी परिवार के लिए कितना बड़ा चिंता का कारण है। मैं ये मानता हूं सुकन्या जी कि आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी तब तक नहीं रुक सकती है जब तक कि वो इस मामले में दोषी करार न दिए जाएं। तो आरोपी से दोषी की जो प्रक्रिया है पहुंचने की, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। सीबीआई की स्पीड बहुत ज्यादा भी, बुलेट ट्रेन वाली स्पीड भी अगर होगी
तब भी वो फिलहाल तो तेजस्वी को रोकने में नाकामयाब होंगे, या उनके पीछे अगर कोई तंत्र है, कोई ताकत है जो रोकना चाहती है आरजेडी और तेजस्वी को, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि निकट भविष्य में वो ताजपोशी रोकते। हाँ, आगे की जो राजनीति है, भविष्य की जो राजनीति है, उसके लिए एक संकट हो सकता है तेजस्वी के लिए, लेकिन फिर देश में तमाम अदालतें हैं, वहां फिर लंबी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि आर्थिक अपराध। बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं ये बयान सुनाऊंगी। आर्थिक अपराध के मामले में सुकन्या जी, वैसे भी इतनी जल्दी कोई फैसला होता नहीं, और हमारे यहाँ जो अदालत की सीबीआई कोर्ट के बाद मामला उच्च न्यायालय में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहां क्या रुख होता है, एविडेंसेस क्या कहते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया अभी होगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आरजेडी और तेजस्वी के पास वक्त है। केवल और केवल लीड इतनी है बीजेपी को कि बीजेपी कहेगी कि भाई ये लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव भी भ्रष्टाचारी है। जो तेजस्वी अपनी छवि गढ़ रहे थे लालू से इतर, वो छवि बीजेपी प्रभावित कर सकती है इस जांच के बाद। लेकिन रही बात जांच एजेंसी की, जहां तक भूमिका की बात है सुकन्या जी, तो जांच एजेंसी पर पहली बार आरोप नहीं लगा है। तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, साउथ के राज्यों में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, तमाम राज्य में जो विपक्षी दल की जहां कहीं भी सरकार है, वहां मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के ऊपर, झारखंड में मुख्यमंत्री के ऊपर, तमाम जगहों पर सीबीआई ईडी अलग अलग तरीके से इस समय मुकदमा चला रही है, और उसको लेकर विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि डराने की कोशिश है। दूसरा मामला ये भी है कि रिश्वत कांड अगर हुआ है तो एजेंसी उसकी जांच करना चाहती है तो बिल्कुल उसको करने देना चाहिए अगर कोई बात है तो। और उसमें तेजस्वी और राबड़ी देवी ने जब छापा पड़ा था उनके यहाँ, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, तब वो खुद छोड़ने आए थे सीबीआई के अधिकारियों को गेट तक, तो वो सहयोग भी कर रहे हैं, ये भी दिखता है। इस सब में जो मुझे दिख रहा है सुकन्या जी, कि तेजस्वी के लिए चिंता की स्थिति छवि के लिहाज से है, लेकिन उनकी ताजपोशी में सीबीआई की जांच से कोई बाधा आएगी ये मैं नहीं मानता हूं। बड़ा संकेत मैं ये मानता हूं कि क्या ये सब कुछ चाचा की जानकारी से, चाचा की रणनीति के तहत तो नहीं हो रहा है। अगर चाचा की रणनीति के तहत हो रहा है तो निश्चित तौर पर खड़मास के बाद फिर कुछ एक नई डेवलपमेंट बिहार की राजनीति में दिखेगी, और मुझे पूरी संभावना है कि इसमें कहीं ना कहीं चाचा की भूमिका होगी। चलिए ठीक है, पूरे मामले पर सुशील मोदी का ताजा बयान आया है, वो एक बार सुन लेते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि ये सरकार चले, और मैं तो चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बिहार के मुख्यमंत्री बने, कहीं नीतीश जी फिर पलट नहीं जाए, क्योंकि इन लोगों का डील यही था कि दोनों दलों का मर्जर होगा और 2023 प्रारंभ होते होते तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके बारे में जगता बाबू ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था। और पिछले दिनों जगता बाबू का एक इंटरव्यू छपा एक अंग्रेजी अखबार में, इसमें कहा कि नीतीश जी को अब बिहार की गद्दी छोड़कर केंद्र में चला जाना चाहिए और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देनी चाहिए। और जगता बाबू ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरह वीपी सिंह ने त्याग किया था, उसी प्रकार नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, महागठबंधन के पास बहुमत है, सरकार उन्हीं की बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो कि तेजस्वी यादव हो, लेकिन नीतीश कुमार जल्दी गद्दी छोड़ने वाले लोगों में नहीं है। समझौता जो हुआ हो, अब कह रहे हैं कि अगले चुनाव में नेतृत्व करेंगे। अरे अगला चुनाव कौन देखा है? अगले चुनाव में तो बीजेपी बिहार के अंदर सरकार बनाएगी, तेजस्वी को कहाँ मौका मिलने वाला है? तो लालू यादव जी अगर चाहते तो जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। आपके पास 80 के करीब विधायक हैं और सहयोगी दलों के समर्थन के बाद आपके पास 114-15 से ज्यादा एमएलए हैं। तो देखिए 2023 नए साल में बिहार में काफी उथल पुथल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखा किस तरीके से सुशील मोदी ने अपनी बात रखी, और सुशील मोदी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव को जो है पूरे मामले पर मुख्यमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को, और कहा कि नंबर भी उनके पास है। अमिताभ जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बात पूरी कीजिए। मैं सुशील मोदी की बात में सुकन्या जी ये जोड़ना चाहता था कि बिहार में लोग कहते हैं ना दाल भात में मूसल चंद, तो सुशील मोदी जो है ये दाल भात के मूसल चंद है। ये बता रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच ये तय हुआ था फार्मूला कि जिसमें वो विलय कर देंगे। तो सुशील मोदी को बताया कि नीतीश कुमार लालू यादव फार्मूला सेट कर रहे थे क्या? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। अरे भाई, आपके चाहने ना चाहने से तेजस्वी थोड़े मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ, एक बात जरूर सुशील मोदी को बताना चाहिए कि लालू यादव की जब पहली सरकार बनी थी सुकन्या जी, तो पूरा बिहार और देश जानता है कि बीजेपी ने बाहर से सहयोग किया था लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या सुशील मोदी नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए क्या तेजस्वी यादव का सहयोग करेंगे बाहर से?
क्या बीजेपी बाहर से तेजस्वी यादव का सहयोग करेगी, जैसे उसने पीछे लालू यादव का सहयोग किया था? तो ये बताना चाहिए सुशील मोदी को। तो बाकी कथा बता रहे हैं कि जगता बाबू के अंग्रेजी के अखबार में इंटरव्यू छप, अरे भाई जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन इसमें सुशील मोदी जो भूमिका निभा रहे हैं उनको दूसरी भूमिका निभानी चाहिए। उनको बिहार की जनता को ये बताना चाहिए कि जिस तरीके से लालू जी को हमने सरकार में लाया था, हम तेजस्वी जी को लाएंगे कि नहीं लाएंगे। वो सच में अगर तेजस्वी को लाना चाहते हैं तो बाहर से सहयोग करने के लिए बीजेपी को तैयार करें, यही मैं जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, कुछ और बातें यहाँ पर सुशील मोदी ने कही है, वो भी एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और वो करीब 4-5 करोड़ से ज्यादा का मकान था वो, और ये जो मकान था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, अब मुझे याद है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ये मकान था, जो 3 मंजिला मकान जिसकी कीमत करोड़ों के अंदर है। और ये इस मामले में उसमें भी जब जांच चली तो पाया गया था कि ये सब अवैध कमाई से, जो इन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों के माध्यम से जो काला धन अर्जित किया था, उसी काले धन के माध्यम से वो मकान खरीदा गया था। मुझे लगता है कि वही सारा मामला होगा। तो देखिए, सीबीआई जब कोई जांच करती तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर जांच करती है। और लालू यादव का परिवार जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग या सत्ता का दुरुपयोग करता रहा, उसी का परिणाम है उनकी पूरी जिंदगी जेल में कट गई जो है। इसलिए देखिए, जैसा बोएगा वैसा वो पाएगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो रेल मंत्री, चलिए ठीक है, यहाँ पर सुशील मोदी ने एक बार फिर से पूरा मामला जो है हम लोगों को बताया कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो मकान है लालू परिवार का, उस पर जो है पूरी सीबीआई की जांच है। और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि वो मकान जो है घूस के तौर पर लालू प्रसाद यादव को मिला है, जिसकी कीमत तकरीबन 4-5 करोड़ हो सकती है या उसके आसपास होगी। आलोक पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, पूरे मामले पर देखा किस तरीके से जब भी लालू परिवार पर शिकंजा कसता है तो सुशील मोदी एक्टिव हो जाते हैं। पिछले 5-6 महीने से वो एक्टिव है, और इससे पहले 2017 की बानगी भी हमने देखी कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। आलोक जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी सुशील मोदी जी ने बयान दिया सब में नहीं लगा दीजिए, सब चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी। जो ये कह रहे हो नहीं वाला साइलेंट कर रहे हैं। ये तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते, बस सब चीज समझ में आ जाएंगी। ये कुछ नहीं होने देना चाहते हैं, ये सिर्फ ये ऊपरी एक बात व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं। बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि जो जेडीयू हमको तोड़ के हमारे साथ गठबंधन गई है, वो इसीलिए गई है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने आप को मर्ज कर देंगे। यानी कुल मिला के चाहे बीजेपी हो और चाहे आरजेडी हो, उन दोनों ने यह तय कर रखा है कि जेडीयू का जो जमीन है वो खत्म कर देंगे बिहार में। जेडीयू का वोट बैंक जिसके पास कुछ बीजेपी के पास जाएगा, कुछ आरजेडी के पास जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस समय नीतीश के पास अपने वोट बैंक को संभालने की। और मैं बार बार कल ही आपके साथ ही आपके प्लेटफॉर्म में कह रहा था कि कोई भी राजनीति तब चलती है जब वो अपना वोट बैंक स्थिर कर ले। अगर गठबंधन से अपने वोट बैंक का नुकसान है तो गठबंधन जीवित नहीं रहेगा। आरजेडी कोशिश ये कर रही है, ये बीजेपी कर रही थी, इसीलिए बिहार में इतना राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है। जेडीयू के वोट बैंक को दोनों खाना चाहते हैं, इधर बीजेपी खाना चाहती है, इधर आरजेडी खाना चाहती है। जेडीयू इसी चक्कर में कभी वो बीजेपी की तरफ झुक जाते हैं, कभी आरजेडी की तरफ झुक जाते हैं कि हमारा वोट बैंक सुरक्षित बना रहे। इसीलिए अगर आरजेडी ने उनके वोट बैंक को नष्ट करने की कोशिश की या नीतीश कुमार को की छवि को डेंट करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक नया परिवर्तन बिहार पुनः देखेगा। और सीबीआई की जांच की जो शुरुआत है, जो हमारे अमिताभ भाई ने कहा कि वो संकेत हो सकता है कि नीतीश कुमार को एक मौका एज दिया जाए कि कैसे कह रहे भाई भ्रष्टाचारी है, चलो छोड़ो, अब हम फिर तो ये तो पक्का गड़बड़ हो गया मैटर। तो राजनीति में कुछ चीजें अस्थिर नहीं है, और मुझे तो लगता है कि बिहार में वही अस्थिरता का दौर चल रहा है जो 1990 के दशक में पूरे भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का दौर चल रहा था। बस अंतर इतना है कि बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता है उसमें मुख्यमंत्री एक रहता है, ये उनकी अपनी कला है। और लोग इसलिए भी कहते हैं गुजरात में क्या, गुजरात में 27 साल से बीजेपी है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री अगर एक्सेप्टेड नहीं होता तो बीजेपी तुरंत मुख्यमंत्री बदल देती है। नीतीश कुमार को जेडीयू में उन्होंने कोई पैरेलल अपनी टाइप भी तैयारी नहीं किया कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे से ऊपर होने लगे तो उसके बाद उनके पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बन सके। तो ये उनकी नीतीश कुमार की पहले और है, वो नहीं चाहते कि उनके बाद कोई जेडीयू पार्टी। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जेडीयू जिंदा रहे, वो चाहते हैं वो राजनीति से संन्यास ले, जेडीयू खत्म हो जाए, बाबा आप किसी को कुछ मिले ना, जितना खाना मैं खा लूं बाद में ढिरका दूं।
तो ये सोच उनकी बड़ी खतरनाक है। जेडीयू को सुसाइडल मोड में लेके जा रहे हैं और जेडीयू का भविष्य बड़ी मतलब बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और मैं एक बार और आपके चैनल में कह चुका हूं कि बिहार दो राजनीतिक दल के रूप में दो पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी। ये मैं देख रहा हूँ इस समय। बिल्कुल, ऋषि मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए। ऋषि जी, पूरे मामले पर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लालू परिवार परेशान होगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के लिए और ज्यादा सिंपैथी उनके समर्थकों में आए, क्योंकि अभी भी वो अस्पताल में है। अभी अभी उनकी बेटी ने उनको किडनी दिया है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, शायद कल परसों अस्पताल से बाहर निकले और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वो सिंगापुर में। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल एंगल भी लालू परिवार के या आरजेडी के पक्ष में जाएगा इस पूरी कार्रवाई के बाद, क्योंकि पहला मौका नहीं है जब सीबीआई की कार्यशैली पर विपक्ष सवाल उठा रहा हो, पहले भी उठते रहे हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी फिर से वही सारी बातें करनी शुरू कर देंगे कि जब मूछ भी नहीं था तब मेरे ऊपर इतने सारे चार्जशीट हो गए, इतने सारे मामले चल गए मेरे ऊपर, और वो सारी बातें शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है ऋषि जी? पहले जो एक पैनलिस्ट ने जो कहा, मैं थोड़ा उसमें मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार आज भी इतने प्रासंगिक हो गए क्या कि नीतीश कुमार के इशारे पे बीजेपी चल रही है? जैसे अमिताभ भाई ने कहा है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि चाचा के इशारे पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या चाचा आज भी इतने प्रासंगिक है बीजेपी के लिए? यानी प्रासंगिक है तभी ना बीजेपी उनके इशारे पे नाच रही है। नीतीश कुमार ने कहा और सीबीआई का रेड लालू यादव उनके परिवार पे वो हमलावर हो रहे हैं, उनके इमेज को डेट किया जा रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आप सुकन्या जी पूरे नैरेटिव को समझिए कि राष्ट्रीय लेवल पे देखिए, बीजेपी ये कहती है कि देखिए जब से हम आए हैं या जब से गुजरात में हम हैं या राष्ट्रीय लेवल पे कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन टीवी डिबेट पे हिंदू मुसलमान का डिबेट चलता है। वो आप देखते होंगे ऑन एवरेज 60% जो है हिंदू मुसलमान का डिबेट चलता है, बिहार तक को छोड़ के। मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार तक पे इस पर डिबेट नहीं होती। ये बीच में बिहार तक को और सुकन्या जी जितने भी सिस्टम है संपादक है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो तावा जो है ना, तावा ज्यादा गर्म करने से रोटी जल जाती है, लेकिन तावा को ये लोग जो है ना गर्म रखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान का समीकरण हो या किसी भी ऑपोजिशन के नेता के इमेज को, पब्लिक लाइफ को डेंट करने का सवाल हो। यदि लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं तो उनको जेल में होना चाहिए, इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं। लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव का जिस उम्र के पड़ाव में है और स्वास्थ्य समस्या से जिस प्रकार से वो हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव उनके टारगेट होंगे। टारगेट उनके जो अगले जो तेजस्वी यादव है, मैं पांडे जी के बात से सहमत हूँ कि अगली जो राजनीति बिहार में होगी वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी की होगी, और आरजेडी के बहाने से वर्तमान माहौल में नीतीश कुमार पे दबाव बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार की भूमिका हो, मैं नहीं मानता हूं कि नीतीश कुमार के इशारे पे बीजेपी इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व होगी फिलहाल। हालांकि 2 दिनों से कई जगह गुप्त बैठक हो रही है, मैं भी बता दूं कई जगह गुप्त बैठक हो रही है, जिसमें सरकार के कई बड़े मंत्रियों, एक बड़े मंत्री है उनके घर पे बैठक हुई है, उसमें बड़े नेता कई बड़े नेता शामिल भी हुए हैं। तो पावर शिफ्टिंग की बात चल रही है, इसमें कितना दम है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह कहना है कि बीजेपी के नीतीश के इशारे पे बीजेपी नाच रही है और इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, ये मैं नहीं मानता हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, नीतीश कुमार का इन्वॉल्व हूं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 2 बार गच्चा दिया है बीजेपी को, हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कब क्या हो ये नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज यदि आप देखें, हम कहाँ कहते थे कि दोबारा लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो भी प्रचंड संख्या में विधायक चुन के आने के बाद 2020 के बाद, कहाँ हमने सोचा था? नहीं मैं वर्तमान माहौल में कह रहा हूँ, जिस प्रकार से आरसीपी सिंह को तोड़ने का प्रयास किया गया, आरसीपी सिंह के थ्रू जो है जेडीयू को एक तरह से खत्म करने का प्रयास किया गया, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार यदि बीजेपी के इशारे पे या बीजेपी नीतीश कुमार के इशारे पे, तो ये पॉलिटिकल इनमैच्योरिटी होगी दोनों पार्टियों की। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के इशारे पे बीजेपी नाच रही होगी या नीतीश कुमार के इशारे पे इनके इमेज को डेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, तेजस्वी यादव के इमेज को डेंट के आधार पे नीतीश कुमार को पे जरूर दबाव बनाया जाएगा साइकोलॉजिकली, कि देखिए आप पूर्व में इसी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण आपने गठबंधन को छोड़ दिया, क्या अब नीतीश कुमार ऐसे ही यदि तेजस्वी यादव को घेरा जाता है तो क्या नीतीश कुमार पे एक नैरेटिव जरूर बीजेपी करेगी? क्या अभी नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं या उनके परिवार पे लग रहे हैं,
क्या वो गठबंधन से बाहर आएंगे? इस प्रकार का खेल चल रहा है। और मैंने शुरू में कहा, तावा हमेशा ये लोग गर्म रखना चाहते हैं, चाहे वह हिंदू मुस्लिम का खेल हो या भ्रष्टाचार का खेल हो। अब बताइए, अशोक गहलोत के भाई, अब जितने भी विपक्ष के नेता में एक अशोक गहलोत के भाई की यहाँ छापामारी होती है। आप देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, हेमंत सोरेन को आज भी नहीं मालूम है कि वो विधायक है या नहीं है। यदि चुनाव आयोग ने उनको लेकर अपना मेरिट दे दिया तो गवर्नर को स्पष्ट करने में क्या दिक्कत है? गवर्नर उस लेटर को लेकर बैठे हुए हैं और बेचारे कंफ्यूजन के स्टेटस में। तो ऐसे जब इस प्रकार का खेल चलेगा तो कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस कहीं ना कहीं रीड करने की जरूरत है कि जितना भ्रष्टाचार है आपको विपक्ष में ही दिखता है। येदियुरप्पा जी तो कर्नाटका के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, एक समय मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने खुद 40% कहते, मैं तो 40% कट मनी मांगता हूं। क्या येदियुरप्पा पे कब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ने किया? तो सवाल ये उठता है, जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, आप उसको यदि पूर्व में भी जो सत्तासीन पार्टी थी वो किया करती थी, कांग्रेस भी किया करती थी। और इसका एग्जाम्पल है, यदि आप जो सीबीआई के डायरेक्टर थे जोगेंद्र सिंह, उन्होंने किताब में लिखा है कि लालू यादव पे जब हमने शिकंजा कसा तो उस समय के सरकार ने हम पे जो जांच की जो गति डेवलपमेंट है उसको धीरे करने का उन्होंने कहा कि उसको स्लो डाउन कर दीजिए। तो इस प्रकार का दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन 14 के बाद से जो दुरुपयोग का जो गति बढ़ा है, एक्सीलरेशन बढ़ा है, उस पर भी हम लोगों को बात करना चाहिए कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष के नेताओं में दिख रहा है? क्या बीजेपी के कोई नेता जो नेता हैं उन पे इस प्रकार का आरोप नहीं है? क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? तो ये बातें हैं सुकन्या जी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेन पावर सेंटर, पॉलिटिकल पावर सेंटर है वो आरजेडी है। उसके जो उत्तराधिकारी हैं या परिवार है, उनके इमेज को कहीं ना कहीं डेंट करने का प्रयास है, तावा गर्म रखना चाहते हैं ताकि आगे जो चुनाव हो आरजेडी और बीजेपी के बीच हो तो भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। जी चलिए ठीक है, अमिताभ जी इस पर कुछ काउंटर करना चाहते हैं, उसके बाद मैं राजीव जी के पास आऊंगी। अमिताभ जी बोलिए। दो बात है सुकन्या जी। पहली बात तो ये है कि किसी भी दल का, किसी भी नेता की जो छवि है उसको डेंट और पेंट करने की कोशिश सत्ता के साथी और सत्ता के विरोधी वो हमेशा करते हैं। रही बात जांच एजेंसी की, तो जांच एजेंसी हवा में कोई जांच तो कर नहीं रही है। कुछ घटना हुई होगी तभी जांच एजेंसी उस मामले में दखल दे रही होगी, और उसको लेकर जांच एजेंसी ने पहले प्राथमिक जांच की थी और बंद किया था। तो दोबारा अगर वो जांच शुरू की है, उस दिशा में बढ़ रही, तो केवल ये डेंट करने के लिए होगा, ये मैं इस बात को बहुत वाजिब नहीं मानता। दूसरी बात ये है सुकन्या जी, देखिए मैं कोई गुप्तचर तो नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं, तो गुप्त बैठकों का तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि नीतीश कुमार जो है, उनके इशारे पर बीजेपी नाच नहीं रही है, बल्कि बीजेपी ने यह तय किया है कि नीतीश कुमार इस बार न घर के रहेंगे न घाट के। इसीलिए मैं केवल पत्रकार के तौर पर संभावनाओं को और आशंकाओं को जोड़कर देखता हूं, उसका विश्लेषण करता हूं। पिछली बार जब उन्होंने नाता तोड़ा था आरजेडी से, तब सीबीआई की एंट्री हुई थी लालू परिवार में, तो उन्होंने नाता तोड़ा था, उसको आधार बना के। एक बार फिर जब नीतीश कुमार पर चौतरफा दबाव ये पड़ रहा है कि भाई आप सत्ता का हस्तांतरण करिए, तेजस्वी को नेतृत्व सौंपिए, ठीक उसी वक्त में अगर सीबीआई की एंट्री दोबारा से होती है तो ये इस बात का संकेत है कि इसमें चचा की भी भूमिका होगी। और जाहिर तौर पर बीजेपी भी इस अवसर के तलाश में होगी कि नीतीश कुमार एक बार अलग हो, तो ना उनको अपनाएंगे ना उनको उधर रहने देंगे, तो नीतीश कुमार ऐसे ही न घर के न घाट के बीच के होकर रह जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी इसमें शामिल हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। अगर ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है तो इसमें नीतीश कुमार की भूमिका हो सकती है, ये संयोग मुझे दिखता है, इसलिए मैंने इतनी बात कही है। आखिरी बात ये है कि ये डेंट और पेंट से बिहार की सियासत में फर्क क्या पड़ेगा, तेजस्वी की राजनीति पर या आरजेडी की राजनीति पर फर्क क्या पड़ेगा? तो बहुत साफ है कि तेजस्वी की राजनीति पर केवल और केवल बीजेपी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि लालू के बेटे भी लालू के रास्ते पर है। लेकिन ये कोशिश तो पिछले चुनाव में 2020 में भी बीजेपी ने की थी, जंगल राज का नारा दिया था, फिर भी वोट प्रतिशत में सबसे ज्यादा तेजस्वी लेकर आए थे। सीटों में भी बहुत कम मार्जिन से वो पीछे रह गए, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी वही थे। तो तेजस्वी ने अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर ली। और रही बात अमिताभ जी, पहले नंबर की पार्टी आरजेडी थी और अभी भी है। सुकन्या जी जंगल, अमिताभ जी कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो उस सब के बाद भी बीजेपी ये तमाम तरीके की चीजें कह सकती है, कर सकती है, लेकिन उससे तेजस्वी की राजनीति पर कोई असर होगा ये मैं नहीं मानता हूं। सीबीआई के मुकदमे के बाद भी, ईडी के मुकदमे के बाद भी तमाम विपक्षी दलों के नेता
वो राजनीति में है, अपने राज्यों में वो अच्छा कर रहे हैं, चुनाव दर चुनाव सबसे बढ़िया। आप बगल में बंगाल में देख लीजिए सुकन्या जी, इतने आरोप लगे, जितने सीबीआई और ईडी के निशाने के लोग थे वो बीजेपी में आए, बीजेपी से उसमें से बहुत तेरे लोग वापस ममता के पास चले गए, उनके भतीजे पर इतने सारे मुकदमे मामले रहे, बावजूद इसके ममता ने प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में चुनाव जीता और सरकार बनाई है। तो ऐसे ही दक्षिण के राज्यों में भी आप देखेंगे तो तमाम मुकदमे होने के बाद भी लोगों ने अपनी हैसियत बढ़ाई है, अपना कद बड़ा किया है। चुनावों के परिणाम को भी देख लीजिए तो उसमें दिखेगा, नॉर्थ में भी आप देख लीजिए ऐसे ही। तो मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई की जांच की वजह से लालू परिवार या तेजस्वी के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की स्थिति है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार फिर से एक्सपोज हो सकते हैं दोबारा से, और इस बार न वो घर के रहेंगे न घाट के, इसकी पूरी संभावना मुझे दिखती है। जी चलिए ऋषि जी काउंटर करेंगे, उसके बाद मैं राजीव जी के पास जाऊंगी, बोलिए। नहीं, काउंटर नहीं कर रहा हूं मैं, तथ्य रख रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अमिताभ जी कह रहे हैं कि जंगल राज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। सुकन्या जी, आप शायद विधानसभा कवर किए होंगे चुनाव। तेजस्वी यादव को शुरुआती दौर में फर्स्ट सेकंड फेज में मोमेंटम मिला था और ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव अपने बल पे सरकार बना सकते हैं या गठबंधन। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी और बेतिया से जंगल राज का उन्होंने कहा कि देखिए लालू यादव के समय जो जंगल राज का ये था, उसके बाद चुनाव का सिनेरियो बदल गया। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और जंगल राज के कहा, हाँ देखिए, चुनाव में नतीजे में बहुत सारे लोगों ने देखा किस तरीके से कुछ समर्थक उन्होंने उठा के फेंक दिया था। और एक और मामला था, हाँ, बाबू साहब वाला बयान बहुत कुछ तेजस्वी के अगेंस्ट भी गया था। हाँ, लेकिन लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी के जितने भी जो मोतिहारी के बाद जो सभाएं हुई हैं, उसमें जंगल राज का उन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया है। और उसका उसके बाद मैं आपके बात से सहमत हूं कि बाबू साहब वाला बयान और भी जो तथ्य रहेंगे, नैरेटिव सिर्फ एक बयान या एक नारे से नहीं गढ़ा जाता है, बहुत से उसमें बहुत से कंपोनेंट्स के योगदान होते हैं। लेकिन जो जंगल राज का कोई ये अमिताभ जी कह रहे हैं कि जंगल राज वाले का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, मुझे लगता है कि जंगल राज का जो नारा जो नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भुनाया, उसका भी इम्पैक्ट था, जिसके कारण तेजस्वी यादव चुनाव जीते जीते पिछड़ गए। अब उस समय के सर्वे उठा के देख लीजिए, जितने भी एग्जिट पोल उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े संस्थाएं काफी लीड दे रहे थे तेजस्वी यादव को। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गेयर बदला और कई एक दो गलतियां तेजस्वी यादव से भी हुई, उसके बाद जो नतीजे आप देखिए बिल्कुल सिनेरियो बदल गए। नीतीश कुमार का जो आखिरी चुनाव वाला बयान था ना, वो काफी काम कर गया। जो एनडीए चुनावी माहौल में नैरेटिव का बड़ा फर्क होता है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अभी भी नीतीश के इशारे पे बीजेपी चल रही होगी या बीजेपी के इशारे पे नीतीश कुमार चल रहे होंगे। नीतीश कुमार इतने अपरिपक्व नेता नहीं है। हाँ, उनकी ग्राफ जरूर घटी है और ग्राफ घटी है, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन नीतीश कुमार इतने और परिपक्व नेता होंगे कि उनके इशारे पे वह डुगडुगिया बजा रहे होंगे। इसके बाद ठीक बात है, अच्छी बात है कि हमारे पैनल में सबकी अलग अलग राय है और एक अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है हमारे व्यूअर्स के पास जा रहा है। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जब तो बीच में आप माफी चाहूंगी, आपको मौका नहीं दिया। नहीं, आप क्वेश्चन पूछे उससे पहले मैं कुछ जोड़ना चाह रहा था, बहुत देर से मुझे मौका मिल नहीं रहा था। ऋषि भाई, अमिताभ भाई की एक बात से हमें सहमत होना पड़ेगा कि देखिए, ये तो नहीं है कि बीजेपी के इशारों से नीतीश कुमार नाच रहे हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने कहा है कि देखिए, 2 दिन अटल बिहारी वाजपेयी के जब कार्यक्रम में उन्होंने जिस हिसाब से उन्होंने तारीफ किया है कि देखिए, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जब अटल आडवाणी के युग में हमारा इतना सम्मान हुआ करता था, हमें कितना मानते थे, हमारे पास 3-3 पद था। लेकिन आज जो है मोदी और अमित शाह के युग में आप लोग हमें मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं। इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि आज भी आप देखिए ऑफिस में जाके, बंगले में जाके, तो उनके पार्टी से ज्यादा भाजपा वाले उनके दोस्त हैं जो बैठते हैं, वहां मिलते हैं। तो उनके इशारे पे नाचती नहीं नाचती ये तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत गंभीर अच्छी बात है, अमिताभ भाई ने एक बात तो करना पड़ेगा कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। आरजेडी वालों को भी कह दिया है कि देखो भाई, ज्यादा परेशान करोगे तो हम कभी भी अंतरात्मा की आवाज पे हम जा सकते हैं। और इधर से भी तो ये एक तीर से जो है नीतीश कुमार बहुत सधे हुए। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि ऋषि भाई हम अमिताभ भाई के साइड जा सकते हैं, सुकन्या के साइड जा सकते हैं, तो आपके मन में डर रहेगा कि राजीव कभी भी चला जाएगा। तो ये एक तीर के, वही मैं कहना चाहिए, एक तीर से 2 निशाना है। इसीलिए ये बात बिल्कुल मत बनिए।
आप नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, अमिताभ भाई तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत नाराजगी है। वो तो लेकिन इस बात में दम, मैं कई बार, अमिताभ जी हमारे मित्र हैं, लेकिन कई बार मित्रवत मैं कह रहा हूँ, कई बार मैं उनको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्तिगत कुछ है मतलब। तो लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अमिताभ इस जी बात में दम है विद्वान अमिताभ भाई विद्वान के। पत्रकार देखिए, है, ऐसा कोई उनका व्यक्तिगत किसी के लिए सोच नहीं है। नहीं, मैं इसमें बोल दूं, मैं भी और जोड़ देता हूँ, हम ही कहा तक चुप रहे। ऐसा होता नहीं, कई बार जैसे मैं मैनपुरी को लेकर मैंने हमेशा कहा कि शिवपाल यादव सपा में नहीं जाएंगे तो सपा कमजोर रहेगी, तो बहुत लोगों के हम सपा के प्रवक्ता हो गए, तो ऐसा है नहीं है। फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, मैं किसी के बिन पेंदी का लोटा हूँ, जो सही लगेगा वही कहूंगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत नहीं नहीं, होता जब बिल्कुल विश्लेषण बिल्कुल। करते हैं। अरे पांडे जी, मैं वही कह रहा जी हूँ कि हम लोग जो बैठे हैं कोई किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हर जैसे अमिताभ भाई की बात में दम है कि भाजपा के सारे में नीतीश कुमार नहीं नहीं नाच रहे हैं, लेकिन कल को अगर हमारे मन में, मैं आरजेडी का हूँ, तेजस्वी यादव, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं तेजस्वी यादव हूँ, मेरे मन में डर हो गया ना, इन्होंने इतनी तारीफ की है, कल को अंतरात्मा में चले ना जाए, तो एक तीर से इसलिए ज्यादा परेशान मत करो इनको। तो वो है कि कहीं ना कहीं देखिए, अभी भी बीजेपी में नीतीश कुमार के काफी मित्र हैं, जो उनसे मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि नीतीश कुमार इतने सधे हुए नेता है कि उनको कोई नचा नहीं सकता है। ये बात से, ऋषि भाई की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी भी जो है दोस्ती यारी जो है, ऋषि भाई से हमारी पुरानी दोस्ती है, कितना भी नाम मिले तो कम से कम जान पहचान व्यक्तिगत तो रहता है ना, तो ये कहना जो है, इसीलिए इस बात में देखिए दम है। नीतीश कुमार जो है, आरजेडी को ये उठने के बाद जो है ज्यादा प्रेशर ना पड़े। मैं कह रहा हूँ अनिल सहनी जो है, क्या उनकी रीति राजनीतिक हैसियत है क्या नीतीश कुमार से वो इस्तीफा मांग लें? ऐसी है क्या हैसियत उनकी? नहीं है हैसियत, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं इशारा तो उनको परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मैसेज दे दिया है कि देखो, भाजपा को भी उन्होंने एक दिक्कत दिया है कि देखो, आप वो हमें कितना रिस्पेक्ट करते थे, आप नहीं करते हो, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो हम आएंगे दोबारा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक तीर से 2-4 निशाने इन्होंने साधे हैं। इस बात में दम है अमिताभ भाई के कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे का जो होता है, ये उसमें खटास पड़ सकता है। ये मैं जोड़ना चाह रहा था। हाँ, शुक्र है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए, बने हुए। आलोक जी, पूरे मामले पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन एक अहम सवाल पूरे मामले पर यह बन रहा है कि नीतीश कुमार जो है, कुर्नी नतीजों के बाद थोड़े अनकंफर्टेबल तो हुए हैं महागठबंधन में, और देखा जाए तो सुशील मोदी से उनकी पुरानी दोस्ती भी है। सुशील मोदी ने 2017 में किस तरीके से लालू परिवार के खिलाफ खुलासे कर करके नीतीश कुमार को वापस ले आए, और पिछली बार बीजेपी से इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार अलग हुए थे कि ये छोटी पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। यही कवायद अब आरजेडी की तरफ से हो रही है कि 2-4 जो विधायक हैं वो अगर टूट कर जेडीयू के चले जाते हैं आरजेडी में, तो बड़ा खेल हो सकता है। अगर जेडीयू टूटती है तो कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ आरजेडी में चले गए, तो अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा नीतीश कुमार का। तो अपना अस्तित्व या जेडीयू को बचाने की भी कवायद हो सकती है नीतीश कुमार की, जैसा उन्होंने बीजेपी से अलग होने के लिए एक्सक्यूज दिया था कि भाई ये तो रीजनल पार्टी को खत्म कर रहे हैं, इसलिए हम इससे अलग हुए हैं। क्या लग रहा है आपको आलोक जी? नहीं, मैं सुकन्या का सौभाग्य ऐसा कि जितनी बातें आज हुई हैं, हम लोग पीछे कई बार कुर्नी विधानसभा के चुनाव में मैंने कहा था कि अगर कुर्नी बीजेपी जीत जाती है और इसका मतलब जेडीयू हार गई, अगर जेडीयू हार जाती है तो फिर एक संभावना ये बनेगी कि वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है बात। फिर दूसरी बात, कल हम लोग शाम को बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार यही बात आरजेडी को धमका रहे हैं कि सही ढंग से रहो तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ, लेकिन ये मत समझो कि आपके पास हम आ गए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं। मेरे पास चॉइस है, लड़की ससुराल में है तो मैके जा सकती है, ऐसा थोड़े ना मैका उसका फिक्स है। भाई कम कम चाहेंगे, ज्यादा चाहेंगे, बर्राएंगे, लेकिन अगर बिटिया ससुराल से नाराज होकर मैके के दरवाजे आ गई तो चाहे जितना लड़ी हो बाप भाई से, दरवाजा तो बाप भाई खोलेगा कि नहीं खोलेगा। तो बीजेपी चाहे नाराज हो जेडीयू से, लेकिन अगर नीतीश कुमार ये ऑफर करते हैं कि मैं वापस बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता हूं, बीजेपी मना नहीं करेगी, चाहे उनका वोट बैंक कम हो। लेकिन जितना भी बीजेपी के साथ जुड़ेगा नीतीश कुमार का वोट बैंक, वो बीजेपी को आरजेडी से लीड दिला देगा। इतने रिलेवेंट तो आज भी है नीतीश कुमार। बिल्कुल, जो फर्क है आरजेडी बीजेपी का वो भर सकते हैं नीतीश कुमार, इतना तो सबको पता है। अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, 25 से पहले 24 का लोकसभा भी है, और जब नीतीश एनडीए में आ जाते हैं तो बिहार में कैसा मैजिक होता है, मोदी मैजिक किस लिहाज से चलता है, इससे भी बीजेपी इनकार नहीं कर सकती। क्या कुछ लग रहा है, जो बात आप कह रहे थे कि नीतीश कनेक्शन हो सकता है सीबीआई जांच में, उस पर आप अडिग है या क्या कहेंगे?
दो बात है सुकन्या जी। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि इसमें नीतीश कुमार की भूमिका है, क्योंकि ये इससे एक नीतीश कुमार का रास्ता बनता है। उनके अंतरात्मा के जागने का ये निशानी है कि वो कभी भी जाग सकती है उनकी अंतरात्मा। दूसरी बात ये है कि जो बात आप कह रही हैं कि नीतीश के होने से बीजेपी के साथ एक वोट बैंक जुड़ता है या उसकी उसके कद में वृद्धि होती है, तो ये गुजरे दौर की बात है, ये भी मैं मानता हूं। इस वक्त नीतीश कुमार केवल और केवल बोझ है। इस वक्त नीतीश कुमार चाहे वो आरजेडी के साथ हो या बीजेपी के साथ हो, वो लायबिलिटी के सिवा कुछ नहीं है। एसेट्स नीतीश कुमार होते थे, लेकिन वो वक्त बीत गया, वो लायबिलिटी है। और ये बात जितनी जल्दी दोनों ही गठबंधन दल की बड़ी पार्टियां समझ जाएगी, उसकी सियासी सेहत के लिए बिहार में ये बेहतर होगा। रही बात, अभी दो तीन पैनलिस्टों ने इस बात की चर्चा की कि अमिताभ जो है वो हमेशा नीतीश पर हमलावर होते हैं। इसमें क्या है सुकन्या जी, देखिए, नीतीश कुमार की नीति, नीतीश कुमार का नेतृत्व और नीतीश कुमार की राजनीति, ये तीनों जो है ये व्यक्तिगत नहीं है, ये तीनों हिस्सा सार्वजनिक है। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के सीएम है और 17 वर्षों से सीएम है, तो उनकी राजनीति हो, उनका नेतृत्व हो या उनकी नीतियां हो, ये सार्वजनिक पब्लिक डोमेन का मसला है। तो सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी ये तीनों पक्ष है, इस तीनों पक्षों का छिद्रान्वेषण करना, ये एक पत्रकार के तौर पर हमारा धर्म बनता है। तो मैं इसी का छिद्रान्वेषण करता हूं और बताता हूं कि नीतीश कुमार यहाँ यहाँ गलत है, ये उनकी सियासत में दोष है, ये उनकी नीतियों में खराबी है, और मैं उसकी मुखर होकर के आलोचना करता हूं। तो इसको व्यक्तिगत किसी को नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, एक हम सेट फॉर्मेट में जब सोचते हैं तो कई बार लगता है कि सामने वाला जो बात कह रहा है व्यक्तिगत खुन्नस से कह रहा है, लेकिन यहाँ मामला व्यक्तिगत खुन्नस का नहीं। अभी मैंने आपके ही शो में सुशील मोदी को लेकर कहा कि वो दाल भात में मूसल चंद बन के आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीतीश कुमार का एजेंट हूँ, सुशील मोदी का विरोधी। मुझे जो बात सही लगती है वो मैं विश्लेषण करता हूँ। आगे की बात ये है, बिहार की सियासत किस करवट जाएगी, होगा क्या। आलोक जी जो बात कह रहे हैं, राजीव जी ने जो बात कही है कि तेजस्वी को नीतीश कुमार एक भय दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके इतने सारे फीलर के बाद भी उन्होंने एक फीलर नहीं दिया है। कुरन्नी के बाद उनके लगातार एक के बाद एक फीलर बीजेपी के पास जा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से कोई भी बड़ा संकेत, एक अगर सीबीआई जांच को छोड़ दें, अगर हम मान भी लें कि ये बीजेपी के इशारे पर चल रहा है, तो इसको छोड़ करके कोई भी ऐसा संकेत नहीं है जिससे ये लगे कि वो नीतीश कुमार को अपनाना चाहते हैं। इस फीलर को भी अगर हम पकड़ लें कि अगर सीबीआई की जो एंट्री हुई है बिहार में, तो वो शायद नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश है। अगर इसको मान भी ले तो भी मैं ये मानता हूं कि ये नीतीश कुमार को आरजेडी से दूर करने का एक रोडमैप हो सकता है। अपनाने का कोई तरीका बीजेपी की तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है। और नीतीश कुमार जैसे ही आरजेडी से दूर होंगे तो वो फिनिश होंगे, नीतीश फिनिश हो जाएंगे, ये बात तय हो जाएगा, क्योंकि ना बीजेपी अपनाएगी ना आरजेडी अपनाएगी। तो ये सब कुछ नीतीश के लिए सोचने का वक्त है। और अंतिम अंतिम समय तक सुकन्या जी, नीतीश कुमार सियासत के खिलाड़ी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो भतीजों को अब तक अनाड़ी समझ रहे हैं। समय के साथ अनाड़ी जिनको हम मानते हैं ना, कई बार वो भी खिलाड़ी साबित होने लगते हैं। तो ये नीतीश कुमार समझ नहीं रहे हैं शायद, और इसीलिए वो कभी अटल जी की प्रशंसा कर रहे हैं, कभी उस पुराने दौर को याद करते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि भाई यात्रा के जरिए हम लोगों को समझेंगे, कभी किसी को शराबी बताते हैं, कभी किसी को कहते हैं कि आपको वो सियासत के जरिए वो बैलेंस करना चाहते हैं बीजेपी और तेजस्वी को, और दुर्भाग्य से दोनों में से कोई बैलेंस होने वाला नहीं है उनकी इस राजनीति से। और अंतिम बात, 2024 के लिहाज से सुकन्या जी, न तो तेजस्वी को नीतीश कुमार की अपरिहार्य जरूरत है, न बीजेपी को उनकी जरूरत है। जो वोट बैंक उनके पास था वो ऑलरेडी बीजेपी में क्रमबद्ध तरीके से शिफ्ट हुआ है। तो इस लिहाज से बीजेपी में नीतीश कुमार हो न हो, बीजेपी की राजनीति में बिहार में कोई फर्क मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात आरजेडी की, आरजेडी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अपने साथ एक वोट बैंक लेके आएंगे जो उनके साथ एड ऑन करेंगे, पर गोपालगंज, मोकामा और कुरहनी तीन उपचुनाव ने यह साबित किया है कि नीतीश कुमार अपने साथ कोई वोट बैंक लेकर शिफ्ट नहीं करा पाए हैं आरजेडी में। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आरजेडी के लिए भी गठबंधन के बाकी दलों की भूमिका तो बनती है, पर नीतीश कुमार की अपरिहार्य भूमिका नहीं है। तो 24 में मुझे यह लगता है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली की राजनीति करेंगे तो वो मजबूरी वश राजनीति होगी, जिसका परिणाम नीतीश कुमार समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 25 तक के लिए अपनी कुर्सी आरक्षित करने का बयान दे दिया है। अब यह सब कुछ निर्भर करता है
तेजस्वी यादव और आरजेडी पर अब लालू यादव की जब एंट्री होगी, जब वो वापस लौट के पटना पहुंचेंगे, तो बेटे को वो क्या गुण मंत्र देते हैं, क्या सीख देते हैं, वो देखना होगा। और खरमास के बाद बिहार की सियासत में कौन सा मंगल होता है वो भी देखना होगा, या किसके हिस्से फिर से खरमास आता है, सियासी खरमास किसको मिलता है और सियासी शुभ मंगल किसके साथ होता है, वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। जी, कोई प्रश्न आपका? नहीं, बिल्कुल इसी मुद्दे पर आगे आप फाइनल एक कंक्लूजन अगर आप पूरे इशू को देना चाहें तो आप कंक्लूड कर सकते हैं सर। जी, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कौन सा कदम उठाएंगे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार को खुद नहीं पता कि वो क्या है। जैसे हम कहते हैं ना, वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। ये चरित्र नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है। वो 24 घंटे से ज्यादा, मतलब राजनीति में बहुत तात्कालिक लाभ के आधार पर निर्णय लेते हैं। जिस तरह से वो बार बार बदले हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी जो कम हुई है बिहार। देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर ओवरऑल 17 साल सत्ता चलाई उन्होंने, और बहुत कम गंभीर अपराध, आर्थिक अपराध के आरोप लगे, बहुत कम। एक दो तो लगे, क्योंकि अमिताभ जी ने वो आरोप लगा दिए, तो मुझे संभल के बोलना पड़ेगा, तो कि नहीं, हाँ लगे आरोप, तो मिनिमम आरोप लगे हैं उनके ऊपर, और ठीक ठाक चलाया है, ठीक है, इतनी है। लेकिन जो उनकी क्रेडिबिलिटी बार बार पार्टीज का छोड़ना, बदलना, छोड़ना, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, इतना ज्यादा उन्होंने किया है कि अब कोई उनका भरोसा नहीं कर रहा। तो अब नीतीश कुमार तय करने वाले हैं किसके जीवन में खड़मास आने वाला है। उनके जीवन में खड़मास तो परमानेंट हमें लगता है सेटल हो गया है। अब वो किसके जीवन में खड़मास बनेंगे या उनके साथ क्या होगा, ये चीजें बस नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर 1-2 साल रह गया। अब जो करना हो कर डाले, इसमें क्या करेंगे कोई नहीं जानता। देखिए, जब दिया बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ होता है। नीतीश कुमार का मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक दिया 25 तक है, तो 2 साल उनके पास हैं, जितने प्रयोग कर सकते हैं वो करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है कि अगर तेजस्वी यादव बहुत जल्दबाजी करेंगे और मुख्यमंत्री पद से उन्हें पदच्युत करने के लिए, तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अगर बीजेपी उन्हें लेना चाहे तो चलिए, बड़ा मामला है। सीबीआई ने लालू परिवार पर एक बार फिर से शिकंजा कसा है। अब देखना होगा कि पूरे मामले पर जो है आगे चलकर क्या कुछ कार्रवाई होती है। इसका पॉलिटिकल जो हम कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट क्या कुछ पड़ता है लालू परिवार पर, महागठबंधन पर। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे सभी मेहमान और लाइव दर्शकों का